नमस्कार। भारतीय नदी प्रणाली का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय नदी प्रणाली के अंतर्गत आज की क्लास तीसरी क्लास है। इसके पहले की जो दो क्लासेस हुई हैं उसमें पहली क्लास में हमने भारत की सभी नदियों का एक संक्षिप्त परिचय दिया था जिससे आप सभी नदियों को पहचान सकें। दूसरी क्लास में हमने सिंधु नदी तंत्र पर चर्चा की थी और आज की जो तीसरी क्लास है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ऐसा नहीं होता है जिसमें आज के इस टॉपिक से गंगा नदी तंत्र से सवाल ना बने। आज की इस क्लास में हम लोग गंगा नदी तंत्र पर अध्ययन करेंगे। आप हमारे साथ साथ जैसा हम मैप में भरे हैं, मैप से पढ़ने का मज़ा तभी है जब आप उसे खुद भरें। तो जैसा हमने मैप में बनाया है आप इसी तरीके से मैप भरने की कोशिश करें। आपके पास एक एटलस होना चाहिए जिसकी सहायता से आप देख करके खुद भी मैप भर सकें। आज की क्लास में हम जो कुछ भी बोलते जा रहे हैं आप उसे शब्दशः नोट करते जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें गंगा नदी तंत्र से सवाल ना बने, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। गंगा नदी तंत्र हमने बोर्ड पे जितना कुछ बनाया है ये गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत या गंगा नदी तंत्र से संबंधित सभी चीजें हैं। गंगा नदी तंत्र से ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है जो उससे बाहर है, तो इसको इसी तरीके से आप लोग मैप में भर लेंगे। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। भारत का सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र अर्थात अपवाह तंत्र गंगा नदी तंत्र का है। पहला पॉइंट बनेगा, हेडिंग डाल देंगे आप लोग, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। दूसरा पॉइंट बनेगा, गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। आप देख पा रहे होंगे कि लगभग ये उत्तर भारत और थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत इस पूरे क्षेत्र को ये कवर करता है। अर्थात मालवा का पठार से भी जो नदियां निकल रही हैं वो भी गंगा में प्रवाहित हो रही है। उत्तर भारत जो पूरा है वो तो गंगा के मैदान के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा जो शिवालिक क्षेत्र है अर्थात हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये भी इसमें ही आकर के मिलती हैं। इसलिए संपूर्ण उत्तर भारत और उसके साथ साथ मालवा के पठार तक का जो पूरा क्षेत्र बनता है ये गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। और यही कारण है कि गंगा नदी तंत्र का जो अपवाह क्षेत्र बनता है, अपवाह तंत्र बनता है, ये भारत की सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बन जाता है। तथा इसका जल संग्रहण क्षेत्र का तात्पर्य हमने पहली क्लास में बताया था आप लोगों के नदी प्रणाली के, कि एक मुख्य नदी इसमें जो गंगा है कहाँ है, ये जो ब्लैक कलर में बीच में आपको लाइन दिखाई दे रही है ये गंगा नदी है। तो एक मुख्य नदी जितने बड़े क्षेत्र का जल अपने अंदर समाहित करती है उसे उस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। लिख लीजिएगा जल संग्रहण क्षेत्र की परिभाषा। इसके अलावा जो एक नदी के द्वारा जो उसकी सहायक नदियां हैं उस सहायक नदियों का जो क्षेत्र बनता है उसे उस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो जल संग्रहण क्षेत्र और अपवाह तंत्र दोनों आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली अर्थात भारत की सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है वो कौन सी है, गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी का जो उद्गम हुआ है, गंगा नदी का उद्गम, तो गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। अर्थात गंगा नदी बनती है, ना कि ये कहीं से निकलती है। गंगा नदी मुख्यतः इस उत्तराखंड में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर उत्तराखंड है, भारत का उत्तराखंड जो राज्य है, तो उत्तराखंड से गंगा नदी का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर चूंकि इस छोटे से मैप में यहाँ पर ये संभव नहीं है कि हम सब कुछ दिखा सकें, ठीक है ना, तो हमने इतने क्षेत्र को, आप यहाँ पर मैं एक गोला बना रहा हूँ, ये देखिए इतने क्षेत्र को हमने इतने बड़े क्षेत्र को यहाँ पे बड़ा कर दिया है। ठीक है ना, ताकि आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए कि गंगा नदी का जो उद्गम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं गंगा नदी का उद्गम या गंगा नदी का जो निर्माण हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। अब हम जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं उसे आप उसी तरीके से लिखते जाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के में ग्लेशियर, एक सतोपत ग्लेशियर, उत्तराखंड राज्य के सतोपत ग्लेशियर है एक।
इस सतोपथ ग्लेशियर से के दोनों अलग अलग कॉर्नर से, अर्थात पूरब से और पश्चिम से, दोनों किनारों से दो नदियां निकलती हैं। नदी का नाम है धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ से निकल रही हैं? उत्तराखंड राज्य के सतोपथ ग्लेशियर से। दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में आकर के आपस में मिल जाती हैं। इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को अलकनंदा कहा जाता है। आप देख रहे होंगे यहां से लेके यहां तक ये अलकनंदा कहलाती है। अलकनंदा में उत्तराखंड से ही दो और नदियां आकर के इसमें मिलती हैं, दो अलग अलग स्थानों पर। अलकनंदा में पिंडार नदी जो कि पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। पिंडार ग्लेशियर से निकलने वाली नदी, जैसा हम बोलते जा रहे हैं शब्दशः आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो पिंडार नदी जिसका उद्गम पिंडार ग्लेशियर से हुआ है, यह नदी अलकनंदा में कर्णप्रयाग में आकर के मिलती है। ठीक है। इसके बाद अलकनंदा में और हम जब नीचे आते हैं अर्थात दक्षिण की तरफ आते हैं तो रुद्रप्रयाग में इससे चारावाड़ी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी नदी का उद्गम चारावाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से हुआ है। चारावाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से हुआ है। किस नदी का उद्गम? मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आकर के किससे मिल रही है? अलकनंदा से मिल रही है। ठीक है ना। तो कितनी नदियां हो गई? धौली गंगा, विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से मिल रही हैं। सम्मिलित धारा को अलकनंदा कहा जा रहा है। अलकनंदा में कर्णप्रयाग में पिंडार नदी और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। इसके बाद जब ये इन सभी नदियों की सम्मिलित धारा के साथ आगे बढ़ती है तो ये देवप्रयाग पहुंचती है। देवप्रयाग में जब ये पहुंचती है तो आप यहां देख रहे होंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से में ग्लेशियर है, नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। उस ग्लेशियर का नाम है उस नदी का नाम है भागीरथी। ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये नदी आकर के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। जब ये नदी अलकनंदा से मिलती है तो अलकनंदा अर्थात देवप्रयाग के बाद इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। देवप्रयाग के बाद इस नदी का नाम होता है गंगा। गंगा उसके बाद हरिद्वार पहुंचती है। इस तरीके से फोल्ड होकर के ये हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार में आकर के ये समतल मैदान में प्रवाहित होना प्रारंभ करती है। अर्थात गंगा हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसी तरीके से लिख लीजिएगा, गंगा हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद हरिद्वार से ये आगे बढ़ती है तो ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें भागीरथी नदी। भागीरथी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है भिलांगना नदी। भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी भिलांगना नदी। भिलांगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से हुआ है। भिलांगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से हुआ है जो कि टिहरी में आकर के भागीरथी से मिल जाती है। इसी टिहरी उत्तराखंड का एक जिला है। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है इन दोनों नदियों के संगम पे, नाम है टिहरी बांध। उसका नाम है टिहरी बांध। ठीक है ना। जब हम लोग बांध पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ेंगे, उसमें इसका विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे इस बांध के बारे में। यहाँ पर फिलहाल इतना पर्याप्त है कि भिलांगना नदी पर अर्थात भिलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी बांध स्थित है जो कि उत्तराखंड के टिहरी राज्य में स्थित है। ठीक है। इस तरीके से निर्मित होती है गंगा नदी। इस तरीके से गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी का जब निर्माण हो जाता है इस तरीके से, उसके बाद हरिद्वार से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश पूरा मैदानी भाग है। आप यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हरिद्वार है। और उत्तर प्रदेश का बिजनौर यहाँ पर है। बिजनौर जिले से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के अलावा ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है।
उत्तर प्रदेश के अलावा ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। लिख लेंगे, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। चलिए ऊपर से प्रारंभ करते हैं। सबसे ऊपर उत्तराखंड, लिख लीजिएगा, क्रम से लिखेंगे इसको, ठीक है ना। सबसे ऊपर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा लंबी है। उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी की कुल लंबाई, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह 25 यानी कि 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई यूपीजीएस में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश में इसकी जो कुल लंबाई है वो 1450 किलोमीटर की लंबाई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के ये 28 जिलों में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के ये 28 जिलों में प्रवाहित होती है। बिजनौर से ये प्रवेश करती है और उसके बाद बलिया जिले से ये बाहर निकलती है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से निकल करके बिहार में प्रवेश करती है। तीसरा राज्य होता है बिहार। बिहार के बाद ये झारखंड पहुंचती है और मात्र 83 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होते हुए ये आगे पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर ये बिहार में, बिहार के बाद थोड़ा सा ये झारखंड में और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जैसे ये प्रवेश करती है तो इसकी दो धाराएं हो जाती हैं। ये एक मुख्य नदी जो कि गंगा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से बहुत बेहतर तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये पश्चिम बंगाल की सीमा है। मान लीजिए ये पश्चिम बंगाल की सीमा है। अब इधर जो है पश्चिम बंगाल है और यह है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश। तो इस नदी का नाम है गंगा, जो कि बिहार से आ रही है, यानी कि उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रही है। तो ये पश्चिम बंगाल की सीमा हो रही है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में इसकी 2 धाराएं हो जाती हैं। एक धारा इसकी निकल करके और इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाती है, अर्थात दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो गंगा की धारा इस तरीके से बह रही है, ये मुख्य धारा है, ठीक है ना। ये पश्चिम बंगाल है और ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ठीक है ना। तो एक धारा इसकी इधर की तरफ प्रवाहित होती है जिसका नाम है हुगली, इसका नाम है हुगली। हुगली इसकी वितरिका नदी है, हुगली इसकी वितरिका नदी है। अगर किसी मुख्य नदी से कोई नदी बाहर हो जाती है उसको वितरिका नदी कहा जाता है। तो हुगली नदी जो है इसकी एक वितरिका नदी है, ठीक है। तो इसकी जो दूसरी धारा है, अर्थात एक नदी तो हो गई हुगली, ये हो गया गंगा, इसका नाम हो गया हुगली। हुगली के बाद इस नदी को पुनः क्या बोला जाता है, भागीरथी। एक इसका बांग्लादेश में यहाँ पे, अर्थात जहाँ पे ये हुगली नदी, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से हुगली नदी बाहर आ रही है, यहाँ से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है और आकर के बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना रही है, ठीक है ना। कलकत्ता, भारत का अंतरतम बंदरगाह कलकत्ता हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ से लेकर के पश्चिम बंगाल में, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा है, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा है। तो उस सीमा से पहले इस नदी का नाम, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम दोबारा भागीरथी हो जाता है। इसका एक नाम, इसको लिख लेंगे इस तरीके से कि पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी भी कहा जाता है। उसके बाद यह जो नदी है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में ये एक नदी जो कि ऊपर से आ रही है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। तो उस नदी में आकर के ये मिलती है। लेकिन गौर करिएगा, लिखेंगे कि यह नदी बांग्लादेश में, अर्थात उधर से लेके चलते आ रहे हम लोग कि पश्चिम बंगाल में एक धारा इसकी दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिसको हुगली, अर्थात हुगली इसकी वितरिका नदी है, कलकत्ता अंतरतम बंदरगाह हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी भी कहा जाता है, गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में भी और उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड में इस वाली धारा को भागीरथी ही कहते हैं, जिसका उद्गम गंगोत्री से हो रहा है, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल में भी इसको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में, जब ये नदी बांग्लादेश में यहाँ से लेके यहाँ तक प्रवेश कर रही है, तो गंगा नदी को लिखेंगे, गंगा नदी को बांग्लादेश में
पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, इसको यहीं पर रोक दीजिए। इसके बाद ये एक नदी है जो कि मानसरोवर से निकलती है और तिब्बत के पठार में प्रवाहित होते हुए यहाँ पर शाहिया से भारत में प्रवेश करती है और धुवरी से ये बाहर निकल जाती है, बांग्लादेश में आ जाती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में इसको हम लोग बेहतर तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको सांगपू, यहाँ पे दिहांग, यहाँ पर दिहांग और असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जब यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जब यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना। तब इसका नाम हो जाता है जमुना। ध्यान रखिएगा, एक यमुना नदी है जो कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और यह नदी है जमुना। तो जमुना में मिल जाती है, सॉरी जमुना बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जमुना में बांग्लादेश में पश्चिम से दो नदियां मिलती हैं। एक तो तिस्ता नदी, तिस्ता नदी इसमें आकर के मिल रही है और इसके अलावा गंगा, जिससे बांग्लादेश में क्या बोला गया था, पद्मा, ये नदी भी इसमें मिल जाती है। अर्थात कौन कौन सी नदियां, जमुना और पद्मा। तो जमुना यहाँ पे हम लिख रहे हैं जमुना प्लस पद्मा। जमुना और पद्मा जब आपस में मिलती हैं तो इन दोनों की जो संयुक्त धारा है, इन दोनों की जो संयुक्त धारा है क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। इन दोनों की संयुक्त धारा पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो जमुना और पद्मा ये दोनों मिलकर के बनती हैं पद्मा, ठीक है ना। पद्मा नदी आगे बहती है। उसके बाद मणिपुर से, ये मणिपुर है, मणिपुर पहाड़ी से एक नदी इधर की तरफ आ रही है और इसका नाम है बराक मेघना नदी। इसी को बराक नदी भी कहा जाता है। तो बराक नदी आकर के किसमें मिल रही है, पद्मा में। अर्थात ये रही पद्मा और पद्मा में एक नदी मिल गई यहाँ पर आकर के मेघना। तो पद्मा और मेघना की जो संयुक्त धारा है ये क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। और इसी मेघना के नाम से ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इस तरीके से मुहाना बनता है किस नदी का, गंगा नदी का, ठीक है। गंगा नदी के मुहाने पर ये गंगा नदी का मुहाना बन रहा है और ये हुगली नदी का मुहाना बन रहा है, दोनों बंगाल की खाड़ी में ही बन रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा जो सदाबहार वनों का विकास हुआ है, सदाबहार वनों का विकास हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है, वो यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर एक डेल्टा बनता है, इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ये क्षेत्र है सुंदरवन डेल्टा का। सुंदरवन डेल्टा का सर्वाधिक विकास आप देख पा रहे होंगे, इतना ही भारत में है, ये इतना ये भारत में और इतना वाला क्षेत्र जो है, अर्थात सुंदरवन डेल्टा का 30% हिस्सा भारत के पश्चिम बंगाल में है और 70% हिस्सा इसका किसमें है, बांग्लादेश में है, ठीक है ना। इसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर बनता है, कहां से लेकर के, हुगली नदी के मुहाने से लेकर के, और ब्रह्मपुत्र डेल्टा अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक किसका, सुंदरवन वनों का विकास होता है। सुंदरवन का जो क्षेत्र है, वैसे हम लोग वनों में भी करेंगे इसको, सुंदरवन का जो क्षेत्र है ये सुंदरवन डेल्टा है, इस तरीके से ये सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है ना। तो सुंदरवन डेल्टा का 30% इतना हिस्सा कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है और ये बांग्लादेश में है। ये बांग्लादेश का हिस्सा है, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। सुंदरवन डेल्टा में जो ये ऊपर का हिस्सा है, इतना ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज यहाँ पे। सुंदरवन डेल्टा का, अब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर के मिल रही है, इससे सुंदरवन डेल्टा बन रहा है, ठीक है ना। डेल्टा के बारे में मैंने पहली क्लास में बता रखा है। तो ये डेल्टा बन रहा है। तो ये ऊपर का हिस्सा, ये जो ऊपर हिस्सा है, इसमें एक वृक्ष पाया जाता है जिसको बोला जाता है सुंदरी। सुंदरी इसकी इसमें बहुलता होती है, जिसकी वजह से इसका क्षेत्र का नाम पड़ा है सुंदरवन डेल्टा। लेकिन ज्वारी जल अर्थात नीचे बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी का जल जो है वो इस डेल्टा के इस वाले क्षेत्र में, इस वाले ये नीचे का जो हिस्सा है इसमें प्रवेश कर जाती है, जिससे इसमें एक अलग प्रकार के वनों का विकास होता है। इसमें मैंग्रोव नामक वृक्ष की बहुलता होती है, नाम है मैंग्रोव। मैंग्रोव नामक वृक्ष की यहाँ पर बहुलता होती है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को मैंग्रोव वन कहा जाता है। बहुत ही ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा कि सुंदरवन डेल्टा
में मैंग्रोव वनों का विकास होता है। जबकि कुछ सामान्य किताबों में क्या लिखा रहता है कि सुंदरवन डेल्टा को मैंग्रोव वन कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा को मैंग्रोव वन नहीं कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा का जो ये निचला हिस्सा है जिसमें ज्वारीय जल चला जा रहा है, यहाँ पर मैंग्रोव नामक वृक्ष की बहुलता होने के कारण सुंदरवन डेल्टा के अंदर ही अर्थात सुंदरवन में ही मैंग्रोव वनों का विकास होता है। ये पूरा क्षेत्र सदाबहार वनों का क्षेत्र होता है, अर्थात वर्ष भर ये हरा भरा बना रहता है। ठीक है ना। बंगाल टाइगर जो है इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है ना। सुंदरवन डेल्टा वाला जो क्षेत्र है, मैंग्रोव वाला जो क्षेत्र है, उसमें मुख्यतः बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है। ये रहा गंगा नदी का मुहाना, इस तरीके से बन रहा है गंगा नदी का मुहाना। ठीक है। आप इसी तरीके से इसको लिख लीजिएगा जैसा मैंने इसका उद्गम कराया है ये, और इसके अलावा जो मैंने गंगा नदी का विस्तार बताया है, इस पर आप जिस तरीके से मैंने बताया है इसी तरीके से आप लोग इसे लिखते जाएंगे। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग गंगा की जो सहायक नदियां हैं, गंगा की प्रमुख सहायक, प्रमुख क्या, गंगा के लगभग सभी सहायक नदियां। ठीक है ना। गंगा की सहायक नदियों को अध्ययन की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से। एक गंगा की वे सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकल करके दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए, हिमालय से निकल करके और दक्षिण की ओर, क्योंकि हिमालय का ढाल भारत की तरफ दक्षिण की तरफ है, तो हिमालय से निकल करके और आकर के गंगा में मिल रही हैं। एक वर्ग बनता है हिमालय की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां जिनका उद्गम हिमालय से हुआ है। ठीक है ना। अर्थात गंगा की हिमालयी सहायक नदियां, इस तरीके से आप लोग इसको हेडिंग बना सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या होता है, दूसरा है गंगा की प्रायद्वीपीय सहायक नदियां, अर्थात गंगा की वे सहायक नदियां जो कि कहां से निकल रही हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकल रही हैं, जो कि कहां से, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकल करके और गंगा में आकर के मिलती हैं। तो हम उन पर बात करेंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग गंगा नदी तंत्र की कुछ जो बाकी चीजें हैं उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, क्योंकि ऊपर की जो नदियां हैं वो परीक्षा की दृष्टि से अलग अलग भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और हम लोग विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो रामगंगा, गोमती, उसके अलावा घाघरा की दो सहायक नदियां, एक काली नदी और ये राप्ती नदी, इसके अलावा गंडक, कोसी और महानंदा, इन सभी नदियों पर हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इससे जो प्रायद्वीपीय नदियां इसमें आकर के मिल रही हैं उस पर बात करेंगे। कल की क्लास काफी छोटी सी होगी, गंगा नदी वहीं पर समाप्त हो जाएगा, गंगा नदी तंत्र। तो इन सभी नदियों को, क्योंकि यहाँ से सेपरेट सवाल बनते हैं, इन सभी नदियों के से अलग अलग सवाल भी यहाँ पर बन जाते हैं, इसलिए इनका अलग से करना अनिवार्य है। लेकिन गंगा की जो ये सहायक नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इस पर हम लोग आज की क्लास में अध्ययन कर लेंगे। इसको हम लोग आज देख लेते हैं। तो गंगा की, आप लोग हेडिंग डाल देंगे, गंगा की प्रायद्वीपीय सहायक नदियां, इसको कहा जाता है गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदियां। आप देख पा रहे होंगे गंगा, इसको आप इस वर्ग में भी बांट सकते हैं, गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदियां, गंगा के दाएं तट से, अर्थात जो नदियां गंगा के दाएं तट से, ये दायां हिस्सा है, ये इसका बायां हिस्सा है। ठीक है ना। तो दाएं तट से जो नदियां इसमें मिल रही हैं ये मुख्यतः प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये मुख्यतः प्रायद्वीपीय नदियां हैं। सिर्फ एकमात्र नदी गंगा के दाएं तट से मिलती है, लेकिन वो प्रायद्वीपीय नहीं है। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी जो है ये प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, लेकिन फिर भी गंगा के दाएं से मिलती है। ठीक है ना। अर्थात उसके दक्षिण से मिलती है। तो गंगा के, हेडिंग डाल दीजिए, गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदियां, उसमें पहला ही पॉइंट बन जाएगा कि गंगा की एकमात्र नदी, गंगा की एकमात्र सहायक नदी गंगा के दक्षिण से मिलती है, जो कि हिमालयी नदी है। ठीक है ना, जो कि हिमालयी नदी है, सिर्फ एकमात्र नदी है जो कि इसके दाएं तट से मिल रही है। ठीक है ना। तो वो कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है ना। बाकी गंगा के दाएं तट से, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे कि गंगा की, यमुना के अलावा बाकी सभी नदियां जो इसके दाएं तट से मिल रही हैं वह सभी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वह सभी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इसी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है यहाँ पे। ठीक है। अब अलग अलग अभी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए यमुना, पहले हम चर्चा करेंगे यमुना पर। पहला पॉइंट यमुना में, यमुना गंगा की प्रमुख तथा सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे प्रमुख तथा सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट, यमुना
का उद्गम, यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? यमुना का उद्गम उत्तराखंड में ही यहाँ पर एक ग्लेशियर है, नाम है यमुनोत्री। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है उत्तराखंड के बंदरपूंछ चोटी के पश्चिमी ढाल, बंदरपूंछ चोटी, ये चोटी है बंदरपूंछ, तो बंदरपूंछ चोटी के जो पश्चिमी ढाल, ये पश्चिम है, पश्चिमी ढाल से यहाँ से निकलती है और यहीं पर एक ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो इस तरीके से लिखेंगे कि यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के बंदरपूंछ चोटी के पश्चिमी ढाल से, ठीक है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यमुना नदी भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, एक तो उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में ये सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में यह नदी सहारनपुर जिले से भारत में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1365। यमुना की कुल लंबाई 13,1365 किलोमीटर। यमुना नदी की कुल लंबाई 1365 किलोमीटर है, ठीक है ना। यमुना नदी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं वो कौन कौन से लिख लेंगे? यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर, सबसे पहले दिल्ली, आगरा, हमीरपुर, इलाहाबाद। दिल्ली, आगरा, हमीरपुर, इलाहाबाद। फिर से सुनिए, दिल्ली, आगरा, हमीरपुर, इलाहाबाद। दिल्ली, आगरा, हमीरपुर, इलाहाबाद जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये रहा यमुना नदी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी लिखिए, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी हिंडन नदी है। हिंडन नदी हमने इसमें बनाया नहीं है। हिंडन नदी यहाँ से निकल रही है उत्तर प्रदेश के, लिख लीजिएगा एक पॉइंट देकर के कि हिंडन नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। हिंडन नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के शाकंभरी देवी पहाड़ी से हुआ है, जो कि यमुना में गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा कहा जाता है, गौतम बुद्ध नगर में यमुना में मिल जाती है, ठीक है ना। हिंडन नदी के बारे में इतना पर्याप्त है। हिंडन नदी का उद्गम, हिंडन नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है और इस तरीके से ये निकल करके उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर से निकल के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के शाकंभरी देवी पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही प्रवाहित होते हुए और ये नोएडा अर्थात गौतम बुद्ध नगर में आकर के ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है ना। ये यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है ना। यमुना की तुलना गोदावरी से भी की जाती है, क्योंकि यमुना की लंबाई में और गोदावरी की लंबाई में थोड़ा बहुत का अंतर है, ठीक है ना। अर्थात यमुना दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। लंबाई कितनी है? 1460। किसकी? गोदावरी की लंबाई। और इसकी 1365, तो थोड़ी सी छोटी है, उससे मात्र थोड़ी सी छोटी है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यमुना दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी से छोटी है, ठीक है ना। यमुना की लंबाई 1365, यमुना की लंबाई है 1365 और गोदावरी की लंबाई है 1460, यानी कि 1460 किलोमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से भी इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा यमुना नदी। एक पॉइंट और मेंशन कर लीजिएगा इसी में कि यमुना गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो इसके दक्षिण से गंगा में मिलती है तथा यह हिमालयी नदी है। यमुना के अलावा हिमालय की वो सभी नदियां जो दक्षिण से मिलती हैं वह प्रायद्वीपीय नदियां हैं, अर्थात यमुना को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जितनी भी नदियां हैं जो गंगा में इसके दक्षिण से मिल रही हैं, ठीक है ना, अर्थात इसके दाएं तट से मिल रही हैं, वो सभी की सभी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, ये तमाम जो नदियां हैं ये सभी इधर से मिल रही हैं। तो अच्छा, यमुना गंगा में कहाँ मिलती है? यमुना गंगा में प्रयागराज में आकर के अपना मन, पहले इसका नाम था इलाहाबाद, उसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो यमुना गंगा में, अर्थात यमुना और गंगा का जो संगम होता है वो कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। प्रयागराज कहाँ पर है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जहाँ पर यमुना और गंगा आपस में मिल रही हैं, यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद लिख लेंगे गंगा की
प्रायद्वीपीय सहायक नदियां, गंगा की एक अलग हेडिंग बना लेंगे, गंगा की प्रायद्वीपीय सहायक नदियां, ठीक है ना। उसमें सबसे पहली नदी है चंबल नदी, उसकी प्रमुख सहायक नदी है चंबल नदी, ठीक है ना। चंबल नदी का उद्गम, देखिए पहले एक पॉइंट अलग से मेंशन कर लीजिएगा कि गंगा की प्रमुख प्रायद्वीपीय सहायक नदियां, एक लाइन में उनका क्रम लिख लीजिएगा, चंबल सिंध, चंबल सिंध बेतवा, ये बेतवा है, केन टोंस सोन, चंबल सिंध बेतवा केन टोंस सोन, ठीक है ना। ये नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं और गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। अब इसमें हेडिंग डाल देंगे चंबल। चंबल नदी का उद्गम, चंबल नदी का उद्गम जो होता है ये, वैसे मैंने गंगा की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनका जो उद्गम स्थल है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इसे यहाँ से भी देख सकते हैं। चंबल नदी का उद्गम जमापा पहाड़ी, यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के जमापा पहाड़ी, ये विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आने वाली एक पहाड़ी है, यहाँ से मऊ जिले के अंतर लगता है, मऊ जिले के अंतर्गत, ठीक है ना। तो लिखेंगे इस तरीके से कि चंबल नदी का उद्गम जमापा पहाड़ी मध्य प्रदेश विंध्य श्रेणी से हुआ है, ठीक है ना। यह नदी जो चंबल नदी है, चंबल नदी मुख्यतः यहाँ से जब निकलती है तो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है थोड़ा सा, और राजस्थान के बाद ये दोबारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद ये आकर के उत्तर प्रदेश में इटावा के पास, उत्तर प्रदेश के इटावा के पास आकर के ये यमुना में मिल जाती है, यमुना में आकर के ये मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। इस नदी पर 3 प्रमुख बांध हैं, इस नदी पर 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। एक बांध है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, 3 बांध हैं। इस तरीके से 3 बांध इस पर, एक बांध इसका मध्य प्रदेश में, एक बांध इसका मध्य प्रदेश में, और 2 बांध, मैं बांधों में इसको बहुत बेहतर तरीके से कराऊंगा, ठीक से। तो आप सिर्फ इसी तरीके से लिखे, चंबल नदी पर स्थित बांध, चंबल नदी के प्रमुख बांध कौन कौन से, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर। ये गांधी सागर बांध है, ये राणा प्रताप सागर बांध है और ये जवाहर सागर बांध है। 3 बांध इस पर प्रमुखता बनाए गए हैं, ठीक है। इसके लिए छोटी सी नदी है, यह है सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम, सिंध नदी का उद्गम इसी तरीके से लिख लीजिएगा, सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विदिशा से हुआ है, मध्य प्रदेश के विदिशा से हुआ है, तथा यह नदी, नेक्स्ट पॉइंट में इसी में लिख लीजिएगा, तथा यह नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। इतना इसके बारे में पर्याप्त है। जालौन जिले में एक जगह है जगमानपुर, जगमानपुर में यह नदी किससे मिल रही है, जगमानपुर जालौन उत्तर प्रदेश में ये यमुना से मिल जाती है। कौन सी नदी, सिंध नदी। निकल कहां से रही है, विदिशा से, मध्य प्रदेश के विदिशा से, ठीक है। उसके बाद अगली नदी है बेतवा नदी, अगली नदी है प्रमुख नदियों में बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद से हुआ, लिखेंगे इस तरीके से कि बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद के कुमरा गांव के निकट विंध्य श्रेणी से हुआ है। इसी तरीके से लिख लीजिएगा कि इसका उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद के कुमरा गांव के निकट विंध्य श्रेणी से इसका उद्गम हो। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है, इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर, ठीक है ना। बेतवा की कुल लंबाई 480 किलोमीटर। यह नदी हमीरपुर के निकट, यह नदी जो है हमीरपुर के निकट आकर के उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। माता टीला बांध और इसके अलावा राजघाट बांध, माता टीला बांध लिख लेंगे, माता टीला बांध और राजघाट बांध जो है वो इसी नदी पर स्थित है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अगली नदी केन नदी कि केन नदी और बेतवा नदी को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। अमृत धारा परियोजना या नदी जोड़ो परियोजना के नाम से यहाँ पर एक परियोजना है, ठीक है ना। वो यहाँ पर नहरों के माध्यम से इन दोनों नदियों को जोड़ा जा रहा है ताकि दोनों नदियों का जल जो है वो संतुलित रहे। तो अगली नदी है केन नदी। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी से हुआ है, कैमूर पहाड़ी से केन नदी का, ठीक है। कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम है। कैमूर पहाड़ी सतना जिले में है, सतना जिले में। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 360 किलोमीटर मात्र इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। इसके अलावा
बांदा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ये यमुना से मिल जाती है। ठीक है ना। तो ये सारी नदियां कौन कौन सी, चंबल, सिंध, इसके अलावा बेतवा और केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियां गंगा में मिलने के लिए पहले यमुना से मिलती हैं और उसके बाद ये गंगा में चली जाती हैं। चारों नदियों का उद्गम स्थल और इनका मुहाना जो कि यमुना में मिल रही है, यही आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अगर गंगा नदी तंत्र से यहाँ से सवाल बना तो मुख्यतः यही पूछा जाएगा। इसके बाद एक दो बांध जो बहुत जरूरी है, जैसे कि चंबल नदी पे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये पूछ लिया जाता है सवाल। इसके अलावा सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, विदिशा से हो रहा है। कहाँ पर जाकर के मिल रही है, जालौन में जाकर के ये यमुना से मिल जा रही है। ठीक है ना। इसके अलावा बेतवा नदी, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, बेतवा रायसेन जनपद से हो रहा है। ठीक है ना। रायसेन जनपद के निकट कुमरा गांव से इसका उद्गम हो रहा है। जाके कहां पर मिल रही है, हमीरपुर के निकट जाकर के ये यमुना से मिल जा रही है। इसके अलावा केन नदी, केन नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, कैमूर, कैमूर पर्वत से, विंध्य श्रेणी की श्रेणी है, विंध्य श्रेणी के कैमूर पर्वत से हो रहा है। सतना जिले के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में कहां से कहां पर आकर के यमुना से मिलती है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आकर के ये यमुना से मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा टोंस नदी बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी सी नदी है लेकिन महत्वपूर्ण है। टोंस नदी, टोंस नदी की विशेषता यह है कि पहले तो ये लिख लेंगे टोंस नदी में कि टोंस नदी मालवा के पठार से निकलने वाली नदी है, मालवा के पठार से निकलने वाली नदी है जो कि सीधे गंगा में मिलती है। मतलब ये यमुना में नहीं मिलती है, ये सीधे जाकर के गंगा में मिलती है। ठीक है ना। ये जो नदी है ये भी कहां से निकल रही है, आप देख रहे हैं केन के आसपास ये चित्र जो है ये मुख्यतः कैमूर से नदी है, तो ये भी सतना से ही, कैमूर से ही निकल रही है। ये नदी भी कैमूर से ही निकल करके और उत्तर प्रदेश के एक स्थान है सिरसा, उत्तर प्रदेश में सिरसा, प्रयागराज, प्रयागराज के अंतर्गत आता है सिरसा, वहां पर जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। यहां पर है सिरसा और यहां पर आकर के किससे मिल जा रही है, ये गंगा में मिल जा रही है, ये सीधे गंगा मिलती है। टोंस नदी के बारे में सिर्फ इतना लिखेगा कि टोंस नदी का उद्गम मालवा के पठार से हुआ है और यह सीधे गंगा में मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टोंस नदी का उद्गम, टोंस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से हुआ है तथा यह नदी उत्तर प्रदेश के सिरसा, प्रयागराज में जाकर के, प्रयागराज के निकट सिरसा में जाकर के गंगा से मिल जाती है। इतना पर्याप्त इसके बारे में। अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक अर्थात विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, विंध्य श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अमरकंटक है। अमरकंटक से उद्गम होता है किस नदी का, सोन नदी का। तो सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है, ऐसे लिख लीजिएगा। सोन नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी के अमरकंटक, अनूपपुर जगह का नाम है, अनूपपुर जहां पर जगह है अनूपपुर से हुआ है। इस तरीके से लिखेंगे कि सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी के अमरकंटक, अमरकंटक के आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे अनूपपुर से हुआ है, अनूपपुर से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, यह नदी कर्क रेखा पर प्रवाहित होने वाली नदी है। यह नदी भारत में कर्क रेखा पर भी ये प्रवाहित होती है, अर्थात कुछ दूरी पर आप देख रहे होंगे कर्क रेखा यहाँ से जब जाएगा तो ये नदी बीच में आ जाएगी और थोड़ी सी दूरी तक अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक ये नदी कर्क रेखा पर प्रवाहित होती है। कर्क रेखा पर प्रवाहित होने की वजह से ना काफी खूबसूरत हो जाता है, यहाँ पर ये काफी खूबसूरत हो जाता है। बेसिकली 21 जून को जब सूर्य की लंबवत किरणें इस पर पड़ती हैं तो कर्क रेखा पर पड़ती है और कर्क रेखा पर प्रवाहित हो जाता है। तो सूर्य की रोशनी ऊपर से पड़ती है, ठीक है, और नीचे रेत होता है, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारा होता है यहाँ पे सोन नदी का। ठीक है ना। तो ये नदी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ही प्रवाहित होती है, सोनभद्र से ही ये आगे निकल जाती है बिहार में और बिहार में जाकर के ये पटना के समीप ये इसमें गंगा में जाकर के मिल जाती है। पटना के समीप ये गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है 784 किलोमीटर की इसकी जो है कुल लंबाई है, 784 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। डेहरी बांध सोन नदी पर स्थित है, डेहरी बांध सोन नदी पर स्थित है। सब कुछ इसी तरीके से लिख लीजिएगा।
सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी लिख लेंगे। सोन नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वह है रिहंद नदी। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी रिहंद नदी। अब छोटा सा लिंक रिहंद नदी की बना लेंगे आप लोग, लिखेंगे रिहंद नदी। रिहंद नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुआ है। रिहंद नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुआ है तथा सोनभद्र में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये सोन नदी से मिलती है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में ही जहां पर ये सोन नदी से मिलती है वहां पर एक बांध बनाया गया है। वहां पर एक बांध बनाया गया है, नाम है रिहंद बांध। उसका नाम है रिहंद बांध। रिहंद नदी पर बनाया गया है रिहंद बांध। नेक्स्ट पॉइंट, रिहंद बांध अर्थात रिहंद नदी पर बांध के पीछे का जो जलाशय है यहां पर एक कृत्रिम झील का अर्थात मानव निर्मित झील का निर्माण होता है। लिख लेंगे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है तथा रिहंद नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो रिहंद नदी का जल कहाँ पहुंचता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील में, जो कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, रिहंद नदी पर। रिहंद नदी सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये रही आपकी गंगा की प्रायद्वीपीय सहायक नदियां। ठीक है ना, ठीक से याद रखिएगा। गंगा के दक्षिण से मिलने वाली जो नदियां हैं इसे हमने दो वर्गों में डिवाइड किया है। एक तो प्रायद्वीपीय नदी है जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन पर बात की। इसके अलावा यमुना को हमने सेपरेट कर दिया। यमुना गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो दक्षिण से तो मिलती है लेकिन हिमालयी नदी है। तो गंगा की हिमालयी नदियों में सिर्फ एकमात्र नदी है जो कि इसके दक्षिण से मिलती है। बाकी सभी हिमालयी नदियां इसके उत्तरी छोर से मिलती हैं, उत्तर से मिलती हैं। ठीक है ना। तो उत्तर से मिलने वाली जो नदियां हैं अर्थात हिमालय की वे नदियां जिसके उत्तर से आकर के इसमें मिल रही हैं, इन पर चर्चा करेंगे हम लोग अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।